आप सभी को नमस्कार। इनोवेशन एंड डिज़ाइन थिंकिंग टेलीविज़न सीरीज़ एपिसोड 9 में आप सबको स्वागत करते हैं। हम एपिसोड 1 to 8 तक डिज़ाइन थिंकिंग का इंट्रोडक्शन, डिज़ाइन थिंकिंग का जो पहले 2 प्रोसेस स्टेप्स है, एम्पैथी और डिफाइन, एम्पैथी का जो स्ट्रैटेजीज़ है और एम्पैथी का जो एक्टिविटीज़ है जो बच्चे स्कूल्स में कर सकते हैं, इस एम्पैथी प्रोसेस को समझने के लिए, और डिफाइन प्रॉब्लम का रूट काज तक जाने के लिए कौन सा स्ट्रैटेजीज यूज़ किया जा सकते हैं और वो स्ट्रैटेजीज समझने के लिए क्या क्या एक्टिविटी स्कूल्स में कर सकते हैं, उस प्रोसेस स्टेप्स को हमने लास्ट एपिसोड्स में देखा है। और उसके साथ साथ जो बच्चे एक छोटा सा स्कूल में, एक छोटा सा गांव में बैठ के जो सोल्यूशन लाता है, उसको ग्लोबल कनेक्शन कैसे दे सकते हैं या बच्चों को किस तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए एक और एपिसोड किया है हमने यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। और आज की एपिसोड 9th एपिसोड में हम इसके बारे में जानकारी लेने के लिए जा रहे हैं। जो बच्चे सॉल्यूशंस लाते हैं, क्या ये सॉल्यूशंस पोटेंशियल सॉल्यूशंस हैं या सॉल्यूशंस लाने से पहले कुछ और प्रोसेस रहता है? हर आइडिया सॉल्यूशन बन सकता है या हर सॉल्यूशन जो आया है वो पहले कौन सा फॉर्म में थे, ये आज का एपिसोड में हम जानेंगे। और ये इन्फॉर्मेशन हमारा गेस्ट स्पीकर से लेने से पहले मैं उनका परिचय करना चाहता हूँ। आज इस एपिसोड को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ 3 वक्ता हैं और उसमें से एक है डॉक्टर अशोक कुमार बडोनी जी, नेशनल अवार्ड, स्टेट अवार्ड विनर है। और हमारे साथ दूसरा वक्ता है सर ब्रिजमोहन शर्मा, सर भी 2 बार नेशनल अवार्ड विनर है और सर कुछ 23 इनोवेशंस बनाए हैं और इसरो, नासा जैसा प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सर स्पेस कंटेंट का ट्यूटर भी है। और हमारे साथ एक सर और एक इनोवेशन कॉन्सेप्ट, एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट लाया है कि साइंस विदाउट बुक्स। तो इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन साइंस के लिए, अपना स्टेट के लिए, देश के लिए सर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक और वक्ता हमारे साथ है इस एपिसोड में, श्री प्रदीप नेगी जी, सर भी नेशनल अवार्ड विनर है। आइए सुनते हैं हमारे गेस्ट से इस आइडिएशन स्ट्रैटेजीज क्या होता है और इस आइडिएशन स्ट्रैटेजी से हम हमारा सॉल्यूशंस कैसे पोटेंशियल सॉल्यूशंस बना सकते हैं। हमारा वक्ता से सुनने से पहले हम एक छोटा कहानी से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप स्लाइड पे देख रहे होंगे, एक जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इसको वेलक्रो बोलते हैं। एक आइडिएशन स्ट्रैटेजी में जो आप राइट साइड देख रहे होंगे, ये आप हर गांव में देख सकते हैं, सिटी में, थोड़ा सेमी अर्बन सिटीज में देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा सीड होता है एक पेड़ का। तो एक व्यक्ति ने क्या किया, उनका जो डॉग रहता है, पेट डॉग, उनको टॉयलेट के लिए बाहर लेके जाते हैं। तो टॉयलेट करके छोटा छोटा पेड़ों में से घूम के फिर वो वापस आते हैं घर को। फिर इन्होंने ऑब्जर्व किया है वो जो डॉग है उसका बॉडी पे छोटा छोटा ऐसा सीड्स लगा, सीड्स अटैच हुआ है, फिर उसका पॉइंट पे भी। तो उन्होंने ये देखा है बहुत क्यूरियासिटी से, ये कैसे इसको अटैच हुआ है, और उसका स्ट्रक्चर देखा है उन्होंने। अगर आप सीड को देखेंगे जो राइट साइड फोटो में नीचे दिख रहा है बॉटम राइट में, उसका सीड का जो कॉर्नर है वो जो हुक जैसा है, तो वो हुक पकड़ लेता है किसी को, कॉटन को या कुछ कपड़े को। तो उन्होंने वो चीज देखा है, उनको अच्छा लगा है, इतना जबरदस्ती ये पकड़ता है। क्या हम इस प्रोसेस को, इस फॉर्मूला को, ये ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्टिंग है, क्या हम इसको कहीं और पे यूज कर सकते हैं क्या? तो उसको लेके उन्होंने ये जो वेलक्रो बनाया है, जो अभी हम बहुत सारे चीजों में ये वेलक्रो यूज करते हैं, शूज से लेके वॉचेस से लेके बैग्स तक, हर एक चीज में हम ये वेलक्रो यूज करते हैं। देखिए, एक छोटा सा जो नेचर में एक उनका दृष्टि में आया है, क्यूरियासिटी से उनसे उनका जानकारी लिया है, रिसर्च किया है और उसको एक अच्छा वेलक्रो बनाया है। अब ये करोड़ों रुपए का बिजनेस भी बन गया है, राइट? तो ये होता है, किसी प्रॉब्लम का अगर आइडिएशन करना है तो आप अलग अलग चीज़ों से जो नेचर में होता है, राइट, तो उस चीज़ों से भी आप इतना अच्छे आइडियाज लेके कुछ सॉल्यूशंस हल निकाल सकते हैं, राइट? तो और एक, जो हम आगे बढ़ने से पहले हमारा वक्ता से शुरू करते हैं कि आज का क्वेश्चन, सर ये आइडिएशन बहुत अच्छा प्रोसेस स्टेप है, लेकिन ये आइडिएशन करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज जो हैं ये सबको पता चलना चाहिए। जैसे अगर किसी को आइडिएशन का स्ट्रैटेजी पता नहीं है तो उस इनोवेशन को
इतना भी स्कोप है। मैं देखते रहता हूँ कि बहुत सारे इंस्पायर में जो टेक्नो मेलोस में आते हैं, बहुत उनका जान लगाते हैं सर एक एक आइडिया में बच्चों का। इतना एफर्ट, इतना टेक्नोलॉजी या इतना मन लगाते हैं उस पे। अगर ये थोड़ा सा चीज़ आइडिएशन टेक्नोलॉजी या टेक्निक पता नहीं है, तो उनका आइडिया या उनका जो ड्रीम है वहीं पे एवापरेट होते जा रहे। अगर हम इस पे थोड़ा फोकस करके हमारे सारे उत्तराखंड का बच्चों को थोड़ा आइडिएशन स्ट्रैटेजी सिखाएंगे, ताकि ये जो बच्चे इनोवेशंस करते हैं ये स्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे, ताकि उनका सॉल्यूशंस अच्छा निकालते हैं। मैंने आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर कि इसमें जो पहला स्ट्रैटेजी है सर, रिवर्स थिंकिंग। सब लोग सोचते हैं कि इस इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस रास्ते में ही आना चाहिए, इसको कंडीशनिंग बोलते हैं। तो सब लोगों का दिमाग में ये भी रहता है कि इसको सॉल्यूशन ऐसे ही होना चाहिए, इसको सॉल्यूशन इस रास्ते में ही आना चाहिए। क्या हम ये रिवर्स थिंकिंग में भी अचीव कर सकते हैं सर? ऐसा आपके साथ कभी, आपका बच्चों के साथ कभी हुआ है? जी बिल्कुल, हम स्कूल एजुकेशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे हम बच्चों को कह सकते हैं कि अगर हम कहें कि गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन अगर हम उनको कहें कि उत्तराखंड में यहाँ की जो सतह है इसमें 9.8 नहीं है इसकी वैल्यू, ओके, तो बच्चे कहेंगे कि नहीं, बुक्स में तो 9.8 ही दे रखा है। हम कहेंगे नहीं, बुक्स में कोई जरूरी नहीं है, सही दे रखा है, हो सकता है कि गलत हो। राइट। तो बच्चे क्या करेंगे, फिर उस तरफ को सोचना प्रारंभ कर देंगे कि क्या सर ने जो हमें बात कही है, नहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सही बात हो। करेक्ट। तो उससे क्या होगा, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है डेवलप होगी। करेक्ट। इसी तरह से हम जैसे कह सकते हैं कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। यस। और कुछ अगर हमने कह दिया भाई जो कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी पत्तियां लाल हैं, क्या उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है? तो फिर वो उस तरफ जो है अपना ध्यान करेक्ट डाइवर्ट करेंगे। तो हमें जो है इस तरह से रिवर्स अगर हम चीज़ों को करेंगे, करेक्ट, तो हमें कुछ ना कुछ नई चीज़ बच्चों से मिल सकती है। अगर हम कह दें कि गुरुत्वाकर्षण के कारण चीज़ें जो है अभी नीचे आ रही हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं, यस, अगर ऊपर चली जाए तब क्या होगा? तो वो उसके लिए कुछ नई चीज़ जो है इन्वेंट कर सकते हैं, कुछ नया इनोवेशन हमारे पास आ सकता है। वेरी ट्रू सर। सर जैसे आपने बताया है कि अगर कल सुबह हम नींद से बाहर आते ही, घर से बाहर आते ही सब लोग जमीन से थोड़ा ऊपर रहते हैं, तो कैसे खाएंगे वहाँ पे, कैसे सोएंगे? आज से हम जमीन से थोड़ा सा ऊपर ही रहेंगे, जमीन से चलेंगे नहीं। तो अगर ऊपर ही रहेंगे हवा में, तो कहाँ सोएंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे, पानी कैसे रहेगा, बॉटल्स कैसे रहेगा? ये जो होता है, हम सबको पता है कि हम सब जमीन पे ही रहते हैं। अगर हम बच्चों को ये बताएंगे कि अगर जमीन पे नहीं रहते, ऊपर रहते हैं थोड़ा सा, तो उनका सोच अलग अलग चालू सोच होता है। अलग से। तो मैंने एक देखा है सर कि हमारा कैंपस एक है, उस कैंपस में बच्चे आते हैं। तो हमने पूछा है कि जो हमारा व्हीकल्स, जो मोबाइल लैब्स जो है वो आते हैं, तो बच्चे क्लास में बैठ के उसको देख रहे हैं। तो सडनली मैथमेटिक्स क्लास में है, सर्किल्स और स्क्वायर ये शब्द सुन रहे, वो देख रहे हैं। तो एक बच्चे ने उठ के पूछा, अगर सर इस पूरा व्हील्स जो है ये सर्किल में नहीं है, अगर ये स्क्वायर में है, तो क्या होगा कल सुबह से? तो ऐसा क्वेश्चन पूछे। तो उसी क्लास में बच्चे सब लोग मिलके उसका समाधान लाया है। स्क्वायर का है तो उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होगा, सर्किल का है तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा, तो मूविंग ज़्यादा होगा। अगर स्क्वायर शेप का व्हील्स भी है तो वो मूव हो सकता है। एक प्रोटोटाइप भी बनाया है। जब कलम सर कैंपस को आए थे, हम उनको एक स्क्वायर व्हील का एक गिफ्ट भी दिया था सर। बहुत सरप्राइज हुआ है, और ये क्वेश्चन बच्चों से आया है। ऐसा एग्जाम्पल्स अगर हम रिवर्स थिंकिंग यूज करेंगे, बहुत कुछ हो सकता है सर। इस पे आपका विचार? जैसे बहुत सारे बच्चे अभी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रहे हैं, हर बच्चे के साथ में भी मोबाइल आया है, नया नया चीज सीखने को जा रहे हैं। और इसमें दो चीज है सर, कि एक टेक्नोलॉजी बढ़ते आ रहे और इसमें मॉडर्नाइजेशन भी आ रहे, लेकिन हमारा ट्रेडिशंस वैल्यूज जो है वो भी नहीं जाना चाहिए। और इस दोनों को हम सेव करते हैं, कैसे ये रिवर्स थिंकिंग को यूज कर सकते हैं?
छोटा सा उदाहरण मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ कि हम लोग एक क्लास में गए और क्लास में उन सबसे पूछा, शहर के बच्चे थे, कि यार तुम जो अपने हाथ धोते हो ना, वो कैसे धोते हो? तो उन्होंने कहा, यार हम तो, हमारे यहाँ तो टैप लगा है, वॉश बेसिन में जाते हैं, टैप में जाते हैं और करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे मलिन मस्ती के थे, तो उसने कहा कि जी हम पाइप लगाते हैं, उससे हाथ धोते हैं। एक दो बच्चे ऐसे भी आए, उसमें जो मॉडर्न थे, कि नहीं हम जो है उससे धोते हैं, एक पात्र होता है उससे धोते हैं, उससे पानी लेते हैं। तो बात हुई कि यार इस सब में ये तो चेक कर लेते हैं कि कितना पानी खर्च होता है। अगर टैप में हमने हाथ धोए तो नीचे मग रख के हम नाप लेते हैं कितना कितना पानी आता है। फिर दूसरे बच्चे ने कहा था हम डायरेक्ट पानी में लगा के पाइप से धो लेते हैं उससे। और जो तीसरा बच्चा था उसने कहा कि हम ऐसे धोते हैं। तो क्यों ना यार ऐसा कुछ किया जाए कि यार हमारे हाथ धोने में हम कितनी बार धोते हैं, ये भी बात की बच्चों के साथ। तो किसी ने कहा कि 6 बार धोते हैं। जो सबसे गंदा बच्चा था वो भी कहता था 3 बार तो मैं धोता ही हूँ। तो नेचर है हमारा, बहुत सारे रोजाना नहीं नहाते। तो उनके साथ बात हुई तो ये पाया कि हाथ धोने में लगभग लगभग 700 ml पानी एवरेज खर्च कर रहा है बच्चा, 700, एक्सेप्ट थर्ड एक्सपेरिमेंट के। तीसरे एक्सपेरिमेंट में उतने पैसे मतलब पानी नहीं खर्च हो। तो हमने कहा यार इसका कोई ऐसा मॉडल बनाते हैं छोटा सा, जिसमें हमारा जो ये जो 700 ml पानी खर्च हो रहा है ये कुछ रिड्यूस हो जाए। क्योंकि स्टूडेंट बहुत है पूरे, अगर इंडिया में देखें सीबीएसई के 20 करोड़ स्टूडेंट हैं। अगर 20 करोड़ स्टूडेंट 1 लीटर पानी बचाते हैं तो 20 करोड़ लीटर पानी बचता है पूरे भारत में। तो कुछ सोचो यार, ऐसा कुछ करते हैं। तो हम लोगों ने उस फॉर्मेट में हमने किया। तो एक छोटा सा मॉडल बनाया गया और मॉडल में सिंपल एक बॉटल ली गई, सिंपल एक होल उसके ढक्कन में किया गया, एक होल नीचे किया, नीचे एक छोटा सा एक्वेरियम का पाइप लगा दिया गया। और पाइप लगा के उस पे जब होल के ऊपर आप अंगूठा रख लेंगे तो नीचे से पानी नहीं निकलेगा, हटा देंगे तो पानी निकलेगा। फिर उसके नीचे, तो ये देखने में आया कि अगर हम इस प्रोसेस से हाथ धोते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 70% तक पानी बचता है। छोटे बच्चे थोड़ा सा ज्यादा खर्च करते हैं तो वो 55% तक बचता है। जो 55 to 70% पानी जो है सिर्फ एक छोटे से मॉडल से बचता है। और साथ के साथ उनको ये भी बात हुई कि अगर अच्छा ये पानी तो आ गया हाथ धोने में, अब इस पानी का क्या करें? तो उन्हीं के बीच में से बच्चों के आया कि सर इसमें से बकेट लगा के अगर हम इन पौधों को पानी में दे दें या टॉयलेट में डाल दें, है ना, तो वो रीयूज भी हो जाए और उस फॉर्मेट में। तो मेरा अपना कहना है कि कनेक्ट और ऑब्जर्वेशन। अगर आप देखें तो क्लास, घर में माता पिता अपने बच्चों से बात नहीं कर रहे हैं, स्कूल में बच्चे की बात सुनी ही नहीं जाती है। लेकिन ये हर टीचर पे डिपेंड नहीं करता, अपवाद हैं इसके। कहीं जहां पे इनोवेशन बच्चे ने की है वहां पे टीचर ने बच्चे को बहुत सहनशीलता से सुना है, तभी वो इनोवेशन आए, क्रिएटिविटी। ऐसा नहीं है कि इनोवेशन के बिना खाली पड़ी है दुनिया, की इनोवेशन हो नहीं रही। तीसरा ये है कि हम प्रॉब्लम्स के साथ जुड़े ही नहीं। हामिद था ना, वो चिमटा लेके आया था घर में, चिमटा लेके आया था तो वो टेक्नोलॉजी लेके आया था, लेकिन वो अपनी माँ के साथ कनेक्टेड था। तो जब तक हम दिल नहीं डालेंगे प्रॉब्लम के साथ, तब तक मैं नहीं समझता कि कोई इनोवेशन आने वाला। सर आपका बातों में से मुझे एक कोट याद आया है अरिस्टोटल का। तो उन्होंने कहता है कि जब तक आप दिल को एडुकेट नहीं करते तब तक आप दिमाग को कितने भी एडुकेट करोगे ये एडुकेट होता ही नहीं। और ये जो इनोवेशन डिज़ाइन थिंकिंग का हम बात करते हैं ये दिमाग का लैंग्वेज नहीं, ये दिल का लैंग्वेज है। तो आपने जैसे बताया कि टेक्नोलॉजी एक है और टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम कुछ प्रॉब्लम्स को बहुत उलझा रहे हैं। उसके ट्रेडिशनल वे भी है, उसको सॉल्व कर सकते हैं, रिवर्स थिंकिंग में आके सोच के भी कर सकते हैं। वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच। सर अभी आप स्लाइड पे देख रहे होंगे इस रिवर्स थिंकिंग में लेफ्ट साइड में जो एक बॉक्स है, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि जैसे स्कूल्स में पूछते हैं सर, कोई आके करियर गाइडेंस सेशंस में ऐसा पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो सब लोग बोलते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, ये नाम के वो से बोल देते हैं टेम्पररी। लेकिन ये जब हमने सर्वे किया था उस सर्वे में पता चला है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहते हैं और डिपेंडेंट है। कोई आके बोलेंगे 10th के बाद में, कोई आके बोलेंगे इंटर के बाद में।
तो ऐसे ही एक स्टूडेंट का दिमाग में एक सवाल आया है कि मैं अच्छा जॉब करने के लिए क्या पढ़े, ये एक है। लेकिन उसको रिवर्स थिंकिंग में सोचेंगे, पहले आप क्या अच्छा जॉब करना चाहते हैं? आप नेवी में करना चाहते हैं, वो अच्छा जॉब है। इंडियन बॉर्डर में करना चाहते हैं, इसरो में करना चाहते हैं, पहले जो अच्छा जॉब करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करो। फिर वो सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है। तो पहले का जो है वो नॉर्मल थिंकिंग है, और ये रिवर्स थिंकिंग में सोचा है ताकि उनको पता चला आगे जाके वो क्या जॉब करे, उसके हिसाब से अभी से एक एक स्टेप उसके लिए बढ़ते जाए। और सर आजकल का बहुत सारे गवर्नमेंट्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है स्कूल्स में, और बच्चों को टैब्स भी दे रहा है। क्या इसमें कुछ रिवर्स थिंकिंग यूज कर सकता है क्या? इसमें रिवर्स थिंकिंग इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारी संस्थाएं या गवर्नमेंट्स सरकारी स्कूलों में टैब देती हैं बच्चों को, लेकिन उसके बाद उसे कोई मॉनिटर नहीं करता कि टैब्स का इस्तेमाल बच्चे पढ़ाई में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक समस्या ये आती है कि बच्चे टैब तो ले लेते हैं, घर में कोई उनका ठीक प्रकार से मॉनिटरिंग नहीं करता है, तो बच्चे क्या करते हैं कि जब उन्हें कोई नहीं देख रहा तो उसमें गेम्स खेलने लग जाते हैं या इलीगल वेबसाइट देखने लग जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो कि उनके लिए ठीक नहीं है। यहाँ तक कि साइबर क्राइम भी बहुत बढ़ रहे हैं, तो उसमें भी खासकर लड़कियों के लिए तो बहुत ही ज्यादा टैब डेंजरस हो जाता है। अगर वो किसी सोशल साइट में कोई चीज पोस्ट कर दें, फोटो पोस्ट कर दें, वीडियो पोस्ट कर दें, तो वो उनके लिए खतरा है। तो इसी को हम रिवर्स थिंकिंग में अगर देखें कि हम कैसे वो जो जितनी आसानी से बच्चे वो टैब का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे हम कंट्रोल करें। रिवर्स थिंकिंग मतलब उनके लिए कठिन हो जाए कि ये चीजें उनके टैब में ना चलें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ऐसे ऐप उनको देने चाहिए, एजुकेशन ऐप, कि वही चले उनके टैब में, कोई नेट ना चले। अगर नेट चले तो दूसरी जो सोशल साइट है जो उनके लिए हार्मफुल है वो उसमें प्ले ना हो, गेम ना चले। तो ऐसा मतलब रिवर्स थिंकिंग के माध्यम से हम कंट्रोल कर सकते हैं ये वाली जो आजकल जो समस्या है, क्योंकि हम इसको बंद भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे लिए भी बहुत यूजफुल है। क्योंकि जो आजकल हाइब्रिड लर्निंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसीज 2020 में जो लागू हुई है उसमें हाइब्रिड लर्निंग के बारे में दिया गया है कि अगर स्कूल में ऑफलाइन पढ़ाई हो रही है तो घर में भी ऑनलाइन होनी चाहिए। तो जो ऑनलाइन एजुकेशन के खतरे हैं तो उसे हमें कम करना चाहिए। तो रिवर्स थिंकिंग में जाकर हम ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं ऐड सब प्लीज। हाँ, नेगी साहब ने बहुत सही बात कही। मेरा ये कहना है, इसके लिए हमारे वेदों में एक कहानी है। जो भी आप बच्चे को कुछ दे रहे हैं वो एक रिसोर्स है। तो जब भगीरथ ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, उन्होंने कहा गंगा दे दो, तो उन्होंने कहा कि यार तू गंगा संभाल पाएगा, यानी गंगा वाज ए रिसोर्स। तो उसने कहा क्या करूं? तो उन्होंने कहा रिसोर्स मैनेजर जो मास्टर है उसके पास जा। तो वो शिव के पास गए, शिव की तपस्या की। शिव ने कहा यार तू गंगा तो नहीं संभाल पाएगा, तेरी हिम्मत नहीं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि तुझे एक बाल के बराबर गंगा देता हूँ। और उन्होंने एक बाल के बराबर गंगा दी। यानी कि रिसोर्स देने से पहले अगर हम उस रिसोर्स का सही मैनेजमेंट बच्चे को नहीं सिखाते हैं, टीचर को नहीं बताते। बहुत जगह पे है हमारे जो अध्यापक है ब्रिलियंट है, लेकिन एक्सपोजर नहीं है। एक्सपोज तो हमें करना पड़ेगा ना। तो अगर हम रिसोर्स देने से पहले रिसोर्स के फायदे, डू डोंट्स और इसके क्या भविष्य में नुकसान हो सकते हैं विद एन एग्जांपल बच्चे के साथ शेयर कर दें, बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है और सबसे ज्यादा ओबीडिएंट भी होता है। मतलब वो हकीकत देखे, छोटे बच्चे से बात करेंगे तो क्या बनना चाहते हो, तो यही बोलता है मैं टीचर बनना चाहता हूँ, कुछ और बनना नहीं चाहता सर। तो ये बहुत जरूरी है कि रिसोर्स मैनेजमेंट देना बहुत। तो ये जो रिसोर्स मैनेजमेंट आपने बताया है सर, जैसे एक छोटा सा भी प्रोग्राम करें हम, या छोटा सा प्रोग्राम से लेके बड़ा कंपनीज भी जो है, इतना बड़े कंपनीज जो छोटा सा हमारा दुकान से लेके एप्पल कंपनी तक जा सकते हैं, इसमें से 10 मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, उसमें से रिसोर्स मैनेजमेंट वेरी वेरी यूजफुल है। तो हम भी करते हैं कि जब शादी का बात आते हैं किसी के घर में, तो हम पोस्ट कार्ड किसको देना है या डिनर कौन अरेंज करना है, तो अपना अपना स्किल स्ट्रैटेजीज के हिसाब से उनको देते हैं। ये रिसोर्सेस अच्छे से यूज करते हैं। आप एक अच्छा वेदों का स्टोरी लेके बताए सर, आप थैंक यू सो मच फॉर दैट।
तो हम आगे का एक स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी के बारे में देखेंगे। सर, इस स्ट्रैटेजी है कि बच्चों को आइडियाज आना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमारा क्या होता है, कभी कभी नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम हमारा क्या होता है, हम सिर्फ हमारा दृष्टिकोण से देखते हैं उस प्रॉब्लम को। लेकिन आ, एक कहावत है कि जिस चीज़ से हमारा घायल हुआ है उसी चीज़ से वो क्यूर नहीं होता है। हमें उस प्रॉब्लम को एक ही तरह से देख रहे हैं, एक ही दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो उसका समाधान कभी कभी मिलना मुश्किल होता है। कोई इसमें आके सुझाव दे, कोई इसमें आके उनका प्रोस्पेक्टिव शेयर करे, तो उनका आइडियाज इसमें ऐड करेंगे तो हल निकल सकता है। तो इस पे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर कि अगर एक चीज़ बनाना है तो हम ये रोल स्टॉर्मिंग बोलते हैं। इस रोल स्टॉर्मिंग में दूसरों की नजरियों से देख के कुछ नया आइडियाज ला सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जी आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और चूंकि विद्यालय स्तर पर बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी होती हैं, उनमें इंस्पायर की जो प्रतियोगिता है वो भी है। उसके लिए कई बार जो बच्चे जो मॉडल डिजाइन कर रहे हैं, अगर हम इस रोल स्टॉर्मिंग को उसमें इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतर चीज़ें हमारे सामने आ सकती हैं। जैसे कि बच्चा अगर कोई कार का डिजाइन करना चाहे, उसमें अगर हम देखें कि अलग अलग लोगों के जो रोल क्या हो सकते हैं उसके लिए। स्क्रीन पे देखते हैं हम सर अभी वो फोटो। हाँ जी, स्क्रीन। तो जैसे स्क्रीन में हम देख पा रहे हैं कि अगर अलग अलग जो लोगों का रोल है उसके हिसाब से अगर कोई चीज़ डिजाइन करनी है, जैसे एलन मस्क अगर हम रख दें, तो एलन मस्क के आइडिया से अगर हम देखें तो जो कार हम डिजाइन कर रहे हैं हो सकता है वो बिना ड्राइवर की हो, हो सकता मतलब टेक्नोलॉजी है। यस, बेस्ड। करेक्ट। दूसरा, अगर हम यहाँ पर देख पा रहे स्क्रीन में जो दलाई लामा है, यस, उनके आइडिया से अगर उसको डिजाइन करें हम्म, तो वो स्पिरिचुअल टाइप की हो सकती है कि उसमें हो सकता है कि उसमें जो बुद्ध हैं उनकी प्रतिमा कहीं पर आ जाए, शांति से उसकी रहे, हाँ उसका जो स्वरूप है उस तरह से हो जाए। स्पिरिचुअल गाना है उसमें। या अगर हम कोई महिला है वो डिजाइन करना चाह रही है उस चीज को, यस, तो वो बना देंगे कि इसको कलरफुल होना चाहिए। यस, तो अलग अलग लोगों के नजरिए से अगर हम कोई चीज डिजाइन करते हैं करेक्ट। तो हमारा जो आइडिया होगा और भी बेहतर हो सकता है। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा चीजें आएंगी, सामने आएंगी कि हम जो मॉडल बना रहे हैं करेक्ट। उसको हम कितनी तरह से डिजाइन कर सकते हैं। वेरी ट्रू सर। अगर इसी एग्जाम्पल में एक ऐड करना चाहता हूँ, जो अभी बहुत सारे मेन यूज कर रहे, यूथ यूज कर रहे, महिंद्रा थार, उसका डिजाइनर है एक महिला। तो उसको समझ में आया है कि इसको क्या पसंद है, मतलब इसमें कितने लोगों का हमारे नजरियों से वो देखा है कि वो स्टीयरिंग पे बैठेंगे तो अच्छा पीस जैसा होना है, स्टीयरिंग लुक कैसा होना है, तो हमारे जगह में आके वो उसको डिजाइन किया है। अगर इसी बातों में आएंगे तो अभी हमारा रतन टाटा जी हमें अभी नहीं है, लेकिन उसके बारे में तो 100,000 साल हम बात कर सकते हैं। तो अगर वो इस कार को डिजाइन करेंगे तो उसमें उनका क्या रोल होगा, कैसे बना सकते सर, हैं? अगर रतन टाटा जी उसको डिजाइन करेंगे तो उसमें सेफ्टी फीचर्स ज्यादा से ज्यादा डालेंगे। वेरी वेरी ट्रू सर, क्योंकि उनको ज्यादातर उनकी जो डिजाइन है इसी तरह से है कि सेफ्टी फीचर्स पे ज्यादा करेक्ट ध्यान दिया गया है। पैसे से ज्यादा नहीं, वो जान को ज्यादा वैल्यू जान देते के हैं। ज्यादा value। वेरी ट्रू सर। सर आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए सर। इसी कारी बनानी है। नहीं, कुछ और आपका एक अच्छा, भूमिका नहीं नहीं, मैं इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। जैसे जैसे टाटा फैमिली है, फैमिली हम भी उसका हिस्सा हैं, मतलब वो सिर्फ टाटा ही फैमिली नहीं है। वो बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर बडोनी ने कि सेफ्टी फीचर्स में 5 स्टार किया, वो अगर उनके बस की होगा तो 10 स्टार भी करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ वो एक चीज और भी देखेंगे कि इसके पार्ट्स आसानी से सस्ते सब जगह मिल जाए, जिससे जो ऐसे फॉलो ऐसे रिपेयरिंग किसी कस्टमर को महंगा ना पड़े। कार का पैसा भी आप देखेंगे तो वो एक रीजनेबल रखेंगे। एक महंगे सेगमेंट की कार बनाएंगे लेकिन वो मीडियम क्लास और लोअर क्लास के लिए भी अपनी कार, तो क्योंकि उनका टोटल जो माइंडसेट है ना कि यार हमने जनता से लिया है, उसका 80% जनता को वापस करना है, तो फिर ज्यादा लेना ही क्यों है। अगर इसी को कोई और करेगा तो शायद कुछ और तरीके से सोचेगा, सीधा सीधा। ये जब एक मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूँ, ये बात है करीब 19 साल पहले। तो
बच्चों के साथ आज बात कर रहे थे कि यार पौधे जो है ना, अब जिस स्कूल में बात कर रहे थे वहां पे हाइड्रोपोनिक्स का बच्चों को नहीं पता। तो वहां कह रहे थे कि यार पौधे जो है ना, जमीन में लगते हैं, गमले में लगते हैं, लाइक दैट, या कोई छोटे पॉट कोई बड़े पॉट, ऐसे ऐसे करके सब लगा लेते हैं, मिट्टी में ही लगते हैं। तो यार मिट्टी के अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? यहाँ से स्टार्ट हुआ। एक बच्चा था, उसने कहा कि सर जो है मिट्टी के अलावा क्या हो सकता है? सर पानी में लगा लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि यार मैं तो 10 दिन हुआ, पानी में लगा के देख लो। पानी में लगा के देखा, 2 दिन तक तो पौधा ठीक रहा, तीसरे दिन खत्म हो गया, गलने लगा नीचे से। मैंने कहा यार पानी में लगा, लेकिन 2 दिन तो रहा। 60% बच्चों ने ये ऑब्जर्व किया नहीं साहब कि 2 दिन तो रहा यार, इसका मतलब इस पानी में कुछ ऐसा है कि है, अब कुछ ऐड करना है। तो उसमें से किसने ऐड किया? तो किसी ने मिट्टी ऐड किया, किसी ने चीनी ऐड किया, किसी ने नमक ऐड किया, जो जो बच्चा सोच सकता था। तो उसने कहा कि भाई तूने नमक क्यों ऐड क्यों किया? उन्होंने कहा सर ये केमिकल है ना, सोडियम है, तो ये हमें अच्छा देता है, हम खाते हैं, तो पौधे के लिए भी कुछ मदद करेगा। मिट्टी इसलिए ऐड किया कि सर मिट्टी में ही तो पौधा होता है, तो क्या पता इसके तत्व इसमें मिल जाए। तीसरे ने कहा चीनी, सर चीनी से हमें वो फ्रक्टोज और ग्लूकोज मिलता है, वो छुड़ाता है, तो हो सकता है पौधे को कुछ मिले। तो उसमें जो देखा गया कि सर्वाइवल रेट जो सबसे ज्यादा मिला वो मिट्टी वाले में मिला। अब मिट्टी वाले में मिला, लेकिन मिट्टी वाले में भी ग्रोथ नहीं आया। फिर उसको जो है, मैं वहां से, क्योंकि 10 दिन में आना था, तो हमने कहा यार इसमें कुछ और एक्सपेरिमेंट तुम भी करो, हम भी करते हैं। मेरे पास सोल्यूशन था, लेकिन मैं उस प्रोसेस में बच्चों को डालना चाहता। तो बाद में किसी ने उसमें जो है थोड़ा सा मैन्योर डाल दिया, खाद डाल दिया, तो वो थोड़ा सा कुछ दिन में उसमें ग्रीनरी ज्यादा हुई, थोड़ा सा स्ट्रेंथ हुआ, वो थोड़ा सा पत्तों में भी सुंदर कलर आया। तीसरा जो है उन्होंने कहा कि जो है उसके अंदर जरा सा खाद डाल के देखते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर डाल के देखते हैं। उसको देखा तो वो जल गया। उन्होंने ही कंक्लूजन निकाला कि यार फर्टिलाइजर ज्यादा हो गया, ये तो वो मर नहीं रहा था। फिर वो प्रोसेस था। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ कि हमने कहा कि यार अगर हम सॉल्यूशन को पहले स्टैंडर्डाइज कर लें, ये बच्चों के बीच में था, हमारा रोल नहीं था, तो उन्होंने कहा पहले से स्टैंडर्डाइज कर दें। अब उन्होंने स्टैंडर्डाइज क्या होता है? मैंने कहा मुझे क्या पता है स्टैंडर्डाइज क्या होता है, खुद देखो। तो उन्होंने अपना दाएं बाएं से टीचर से पूछा स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है। तो एक टीचर ने उनको बताया कि यार सब्जी खाते हो ना, उसमें जो माता जी नमक डालती है ना, वो तेज नहीं होता कभी भी, और कम भी नहीं होता, वो स्टैंडर्डाइजेशन है। सिंपल बात में वो गुरु जी ने बताया, सिंपल। तो ऐसे ही समझ लो कि उस पौधे के लिए तुम्हें चाहिए क्या। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्हीं के यहाँ पे एक टेक्सोनोमिस्ट थे, तो हमने कहा यार जिस पौधे को तुम पानी में लगाना चाहते हो ना, वो टेक्नोलॉजिस्ट से पूछ दो कि उसको पानी चाहिए भी नहीं चाहिए, उसको चाहिए तो कौन कौन सा मिनरल चाहिए। अब मेरे को तो पता नहीं यार, मैं तो केमिस्ट्री का आदमी, मैंने उनसे बिल्कुल पल्ला झाड़। तो टेक्नोलॉजिस्ट के पास गए, तो उसने कहा कि यार एक काम करो कि तुम क्या लगाना चाहते हो। उन्होंने कहा सर ये कैक्टस लगा लेते हैं, पहाड़ में कैक्टस बहुत है। उन्होंने कहा वो लगा लेते हैं इसमें, तो लगा लो फिर। उन्होंने कैक्टस के बारे में बता दिया कि उसको कम पानी चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, उसमें मिनरल्स भी कम चाहिए, मिट्टी का जो है, और स्टैंडर्डाइज का सॉल्यूशन बनाना चाहते हो। तो उन्होंने हल्का सा रास्ता दिया कि जो जो तुमने पौधा लगाने के बाद डाला पानी में, वो पहले लगा लो, पहले डाल के देख लो। तो पहले उन्होंने किया कि पहले डाला, तो सॉल्यूशन का रखा। फिर उन्होंने कहा यार ये जो पौधा है ये सुंदर किस लिए होता है, जो संश्लेषण और आपने कहा, उन्होंने कहा यार यूवी लाइट और ये सब चीजें, तो यार ये सॉल्यूशन तो यूवी लाइट में रख के देखते हो, दोनों में कंपैरिजन कर लेंगे। तो वो दोनों में कंपैरिजन किया गया, दोनों में पौधे लगाए गए, जो और उस पानी को छान के उसमें डाल दिया गया, तो ट्रांसपेरेंट हो गया। तो वो लगाया गया, तो जो यूवी लाइट में रखा गया था उसमें रूट जो है 14 दिन बाद आई, जो अंधेरे में रखा गया था उसमें रूट जो है 22 दिन बाद आई। तो एक ऑब्जर्वेशन अब रूट्स आ गया है, इट मीन्स पौधा सर्वाइव करे। हम लगभग नजदीक पहुंच चुके हैं। तो कई इसमें टैक्सोनॉमी, जैसे आपने कहा ना रतन टाटा जी, ये लालिमा, ये तो ऐसे ही इन बच्चों ने जो केमिस्ट्री चीज का भी ज्ञान को लिया, वो टैक्सोनॉमिस्ट भी लिया, सॉइल साइंस भी लिया, है ना, जर्नल भी लिया। वो चीनी कहाँ से आया था, मैंने उस बच्चे से पर्टिकुलरली बाद में एक सवाल आया कि यार तूने चीनी भी डाला था।
तो उन्होंने कहा कि हमारी माता जी ने कहा कि अगर आदमी को चक्कर आता है ना, वो चीनी खा ले तो वो उसको जान पड़ जाती है, तो हो सकता है पौधे में भी जान आ जाए। यहाँ से आया था। सोडियम क्लोराइड कहाँ से आया कि सोडियम क्लोराइड जो है ना, जो है शरीर के लिए अच्छा होता है, तो इसलिए हमने चला, हो सकता है पौधे के लिए भी अच्छा हो। ये सब वो लोग थे जो उनको ज्ञान दे रहे थे, जो साइंस को नहीं समझते थे। ये यूरिया वाला कहाँ से आया, तो यूरिया आया तो उनके पिताजी से पूछा, बोला यार हम कभी कभी डाल देते हैं पौधों में, तो ये भी डाल के देख लो। तो उस तरह से उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, मैं आपको बताऊं करीब 4.5-5 महीने एक्सपेरिमेंट करते रहे। अल्टीमेटली एक सोल्यूशन तैयार हुआ उन बच्चों के थ्रू। बॉटल में 1 लीटर पानी में 90 ग्राम सॉइल डाल, 15 ग्राम मैन्योर डालना, सिंपल इतना ही करना है। उसको 3 दिन तक धूप में रखना है। उसको छान के उसमें अगर आप कोई पौधे की कलम लगाते हैं जो हार्डन हो, तो उसमें टेम्परेचर के हिसाब से, अगर टेम्परेचर 27 to 32 है, तो आपका 18 दिन में उसमें रूप सा। ये कंक्लूजन, ये इनोवेशन, ये उनका, इनमें सब समाज के बहुत सारे लोगों को उन्होंने इन्वॉल्व किया। सबसे कुछ ना कुछ सबसे, सबका है और सबका अपना ओपिनियन है। बहुत से ओपिनियन फेल हुए, लेकिन एक रास्ते थे, रिवर्स थिंकिंग के अलग अलग रास्ते थे। उनमें से ये हुआ, जैसे एडिसन से कहा गया ना कि मजाक करते थे, हाँ क्या हुआ तुम्हारा बल्ब का, तो उसने कहा इतने तरीकों से बल्ब नहीं बन सकता, ये तय हो चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतने तरीकों से ये नहीं हो सकता। तो जैसे बोलते हैं कि सर बच्चे सच्चे मन से सच्चे होते हैं, तो वो हर लोगों की जगह में आके देखते हैं, उनका एक ही मकसद है कि इस पेड़ को बचाना है, और अपना अपना जगह छोड़ के दूसरे जगह में आके साइंटिस्ट और सॉइल स्पेशलिस्ट सबके जगह में आके देखे, उनका चीज एक ही है, इस पेड़ को बचाना है। तो वेरी नाइस एग्जाम्पल सर। सर आप इस पे कुछ प्रकाश डालना चाहिए। आपने एक उदाहरण दिया था, तो उस उदाहरण को मैं बोलूंगा कि अगर हमें जैसे कोई कार डिजाइन करनी है, जैसे सर लोगों ने कहा था कोई रतन टाटा सेफ्टी फीचर्स देंगे, और आपके कोई दूसरे हैं वो अलग अलग फीचर्स देंगे, लेडीज होगी तो अलग उससे सोचेगी। ऐसे जो एलन मार्क्स हैं, वो आप देखते हैं कि वो एडवांस फीचर्स वाली चीजें बनाते हैं, टेक्नोलॉजी का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो वो कार में क्या डालेंगे, वो कार में वो चीज डालेंगे जो किसी ने सोची नहीं हो, एडवांस फीचर वाली, जैसे आजकल एडास फैसिलिटी आती है वो डालेंगे। या आज अभी जो लॉन्च हाल में उन्होंने अभी एक कार लॉन्च करी है जो कि जिसमें ना तो स्टीयरिंग है, ना ब्रेक्स है, ना कुछ है, उसको सिर्फ कमांड देनी है मुंह से और वो अपने आप ही आपको आप जहां बोलोगे वहां ले जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही अगर इस संदर्भ में हम टेक्नोलॉजी के आधार पे अगर हम किसी बच्चे की समस्या को अगर हमें जानना है कि उसको टेक्नोलॉजी में क्या दिक्कत आ रही है, वो क्यों नहीं एक्सेस कर पा रहा है, जो हम उसको ऑनलाइन के माध्यम से काम भेजते हैं या कोई वेबसाइट बताते हैं तो वो उसको नहीं कर पाता है, तो हम उसकी भूमिका में रह कर देख सकते हैं, फाउंड आउट कर सकते हैं सोल्यूशन किसे क्या दिक्कत हुई है, और उसके एरिया में जाकर कि भाई नेटवर्क की प्रॉब्लम है, या जो इंटरफेस हमारे वेबसाइट का या हमारा जो हम उसको काम भेज रहे हैं उसमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है कि मोस्टली इंग्लिश में ही होता है इंटरफेस, वेबसाइट्स हो या एप्स हो, तो वहां पे उसको दिक्कत आ सकती है। क्यों न स्थानीय भाषा में हो, हिंदी लैंग्वेज में हो, जिससे वो समझ सके, उसको आसानी से पढ़ सके, ताकि अपना होमवर्क भी कर सके, उसकी पढ़ाई भी कर सके। तो ये समस्या हमें तभी सॉर्ट आउट कर पाएंगे जब हम उनकी भूमिका में होंगे बच्चों की। अगर हम यहाँ से स्कूल में बैठ के टीचर्स के रूप में सोचेंगे तो हम नहीं उसको मतलब कर पाएंगे, हमें रिवर्स जाना पड़ेगा, बच्चे के स्तर लेवल पे जाना पड़ेगा, और उसका किस परिवेश से वो आ रहा है, कहाँ कौन सी कंडीशन में वो रह रहा है, क्या उसकी आर्थिक स्थिति है, सारी कुछ जानने के बाद ही हम कोई भी समस्या को फाइंड आउट कर पाएंगे, फिर उसका सोल्यूशन निकाल। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, बहुत सारे सॉल्यूशंस आ रहे थे। अभी हम स्कूल स्टूडेंट्स को ही नहीं, जो भी हायर सेकेंडरी का या हायर एजुकेशन का भी रहते हैं, ये इनोवेशंस का नाम पे बहुत चीज़ें ला रहे, लेकिन वो इनोवेशंस जिसके लिए बनाया है, क्या हम उसका जगह में रह के सोचा या नहीं। और मैंने बहुत सारे जगह पे देखा जो इनोवेशन बनाया है उसको एक बार भी दिखाया भी नहीं है, इसका अजम्पशन से बना के लाया। ये क्या होता है, टेम्पररी सॉल्यूशंस होते हैं जो हम उसका जगह में रह के सोचता है,
तो एक पोटेंशियल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। वेरी नाइस यूज। और एक और डिस्कशंस हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं कि अगर उत्तराखंड में जो एक प्रॉब्लम है, ये तीनों को मैं आपको पूछना चाहता हूँ। उत्तराखंड को मैं एक अफ्रीकन को यहाँ पे लाया हूँ और एक अमेरिकन को यहाँ पे लाया हूँ। क्या अफ्रीकन उत्तराखंड में क्या बनाना चाहते हैं या अमेरिकन क्या बनाना चाहते हैं? ऐसा कुछ अमेरिका का जो टेक्नोलॉजी है वो इधर टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हैं, और अफ्रीकन का जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स होता है वो प्रॉब्लम्स को आके इधर वो प्रॉब्लम्स ना आ सके वो बनाना चाहते हैं। तो अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशंस भी लोग आएंगे, तो अपना अपना दृष्टिकोण से इस एरिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा कभी आपका लाइफ में देखा है कि इस जगह पे आके कोई नया बंदा कुछ किया है? तो इसमें सर दो चीज़ों को हम जोड़ करके अंतर संबंध से कोई चीज़ डेवलप कर सकते हैं। सर एक और स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे। आपने जो लास्ट 2 स्ट्रैटेजीज है उसका अच्छे अच्छे वेद से, हमारे एंसेस्टर से, अभी टेक्नोलॉजी से जोड़ के अच्छे अच्छे समाधान दिया है, ताकि हम सब जो दर्शकों हैं उनको कनेक्टिविटी रहे, और जो आपने एग्जाम्पल्स दे रहे हैं उस सब का जीवन में हर दिन होता रहता है, ताकि ये जो हम बात कर रहे हैं उनको ये एक एपिसोड ना बन सके, ताकि ये एक उनको मार्गदर्शक बन सके। तो उसी दौरान पे हम आगे जाके एक और स्ट्रैटेजी के बारे में देखते हैं इसे। मैंने कई सारे चीज़ें ऐसे देखा है कि एक जो इनोवेशन आता है, तो मैंने उनसे पूछा अगर आपको एक घर बनाना है तो सबके दिमाग में पहला आता है ब्रिक्स आता है, सबके दिमाग में वाटर सीमेंट यही आता है, और उसी के चक्कर में उधर इधर ही घूमते रहते हैं। इधर क्रिएटिविटी ज़्यादा नहीं होता है, जो कोई बनाया है उसी रास्ते में चलता है। क्या हम इसका जो संबंधी नहीं है, इसका जो रिलेट ही नहीं है, क्या उस चीज़ों को भी इसमें जोड़ के कुछ और नया बना सकते हैं, ताकि बच्चों को कुछ नया नया आइडियाज आए? इसको इसको कहते हैं हम फोर्स्ड कनेक्शंस। कोई इसको संबंधी नहीं है उसको इसमें लाएंगे और उसका कुछ फॉर्मूला से इसमें इन्वॉल्व करेंगे, कुछ नया आइडियाज लाएंगे। ऐसा कुछ आपके साथ, आपका स्टूडेंट्स के साथ कुछ ऐसा हुआ है? आप इस पे प्रकाश डाल सकते जी सर, ये बहुत अच्छा हैं। कॉन्सेप्ट है। स्क्रीन पे हम देख सकते स्क्रीन पे हम देख रहे हैं जैसे कि इसको हम फोर्स्ड कनेक्शन भी कह सकते हैं। तो कोई नया चीज़, हमने नया इनोवेशन करना है, जैसे एक टेबल का ही डिज़ाइन कर रहे हैं और इसमें आप देख रहे हैं कि गोरिल्ला और जो टेबल है दोनों को साथ रखा गया एक दूसरे के, और कोई नई चीज़ बन के आ सकती है। गोरिल्ला चूँकि स्ट्रांग होता है, उसके शरीर में बाल होते हैं, तो अगर हम उसको डिज़ाइन करेंगे, टेबल अगर बना रहे हैं तो गोरिल्ला की तरह स्ट्रांग उसके जो पहिए हैं वो स्ट्रांग बन सकते हैं, या उसमें कुछ हेयरी टाइप का जो है उसमें हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ऐसे हम और भी चीज़ें जो है जोड़ सकते हैं। जैसे अगर हम कोई मछली है हैं। यस और बस है, यस तो इनका संबंध जोड़ करके भी हम नई चीज़ डेवलप कर सकते हैं। जैसे अगर हम चाहें कि बस में कुछ ऐसी फीचर आ जाए कि जैसे मछली तैरती है, अगर बस बाय द वे पानी में चली जाए तो वो मछली की तरह तैरने लग जाए, यस वेरी ट्रू। या पानी में चलने वाली नाव है, उसको हम बस के साथ कनेक्ट करके देख सकते हैं, उसमें टायर होते हैं, तो हम जो है अगर उसको बाहर ला गए तो हम टायर से उसको चला सकते हैं। तो इस तरह से भी हम जो है फोर्सफुली अगर कोई चीज़ों को जोड़ करके, इनका कोई आपस में संबंध है ही नहीं, उनसे नई चीज़ जो है तैयार कर सकते हैं। वेरी ट्रू। सर ऐसे ही आपने जो कार का एग्जांपल बताया है, रिसेंटली मैंने देखा है जो फ्लड्स आया है केरला में या विजयवाड़ा में, कार उसमें लेके गए हैं, सोचा है कि कार उसमें से चले जाएंगे, लेकिन अंदर जाने के बाद जो हुआ है कार का उसमें डूब गया है, और कार का डोर्स वाटर में जाने के बाद खुलता नहीं है, बाहर का प्रेशर से। प्रेशर भी बहुत रहता है, खुलता भी नहीं है, विंडोज भी नहीं, नीचे नहीं जाता। ये बिना सोच के वो उसमें से चले गए हैं, वो मर गए। अगर ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी वहां पे है तो वो बच सकते थे। जैसा नाव का कार का कुछ संबंध ही नहीं है, लेकिन दोनों ट्रांसपोर्टेशन में यूज करके एक जगह पे लाके कुछ नया नया डिजाइन बना चीज़ हम सकते हैं। डिजाइन कर सकते हैं। करेक्ट। जैसा हम बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज में देखते हैं, वो कुछ होता जेम्स है। बॉन्ड की फिल्म में तो हमेशा होता है 007 के आ गए अचानक भी।
अचानक वो आजकल जो टॉयज आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं इस तरह हाँ जी, कि वो कार होती है और उसको ट्रांसफॉर्मेशन होके वो रोबोट बन जाता है ना, तो वो कभी ईगल बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। राइट, तो ये आजकल पहले तो फिल्मों में था, लेकिन अब रियल हकीकत में आने लग गया है, इसलिए टॉयज भी मिलने लग गए innovation हैं। आ सकता है। हाँ, क्रिएट कर सकते क्रिएट सकते कर रही है। सर, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे एक स्टूडेंट का वो एक जगह पे छोड़ के अलग-अलग चीज़ें उसमें जोड़े हैं, उनको एक अच्छा सॉल्यूशन मिला। ऐसा ही हम जो संबंधी नहीं है, ऐसा चीज़ों को लाके कुछ नया आइडियाज़ बना सकते हैं, ये खास स्ट्रैटेजी है, आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। ये रियल एग्जांपल है, मैं आपको देता हूँ। रुद्रयान 2013 में डिजास्टर आया। अब डिजास्टर आ गया तो पूरा वर्ल्ड जो है आ, बाबा केदारनाथ वैली में मदद करने के लिए पूरा वर्ल्ड एक साथ। वहां कोई नहीं था कि इसकी टोपी नीली उसकी टोपी हरी, मतलब कोई कहीं कोई मतलब ही नहीं है। जो जो कर सकता था उसने किया। उसमें क्या हुआ, 3 ब्रिज थे। थोड़ा अगस्तपुरी की तरफ जाएंगे, 3 ब्रिज थे, तीनों ब्रिज टूट गए। कनेक्शन, इधर वाले जो गांव हैं वो पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गए। मोबाइल नहीं है, आ नहीं सकता, खाना जा नहीं सकता, सिवाय हेलीकॉप्टर पे कोई रास्ता नहीं है ऐसा। तो मेरे एक फ्रेंड थे संदीप सभरवाल, वो रिलायंस में काम करते थे, वो वहां पहुंचे। तो वो कहने लगे कि ब्रिजमन भाई तुम जो है एक चीज बताओ कि यार यहाँ कर क्या सकते हैं कि वो उन तक पहुंचना। और एक बार में मान लीजिए अगर 100 लोगों को खाना देना है तो हेलीकॉप्टर का पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है और रिस्की भी हो। तो कुछ कुछ हो सकता है क्या? मैंने कहा हाँ हो सकता है। बोला कैसे हो सकता है? मैंने कहा अब बताते हैं कैसे हो सकता है। तो हम यहाँ से रोप लेके चले गए। हमने वहाँ 7 रोपवे बनाए और जिसमें 100 kg सामान एक से उधर चला जा सकता है, आदमी भी आ जा सकता है। 100 किलो से ज्यादा का कोई था नहीं, फिर भी हमने उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ थी वो 150 kg पे रखी थी। क्योंकि कोई बच्चा बैठ गया, कोई, क्योंकि ऐसा होता है, हम रूल्स को तोड़ते हैं। तो वहां पे हमने रोपवे बनाया जो है सीधा सीधा। और पहले रोपवे में पहले दिन आपको सुन के ताज्जुब होगा, 14 घंटे हमारे साथी कुछ इधर कुछ उधर खड़े रहे कि कहीं से गिर सकता है। मतलब कॉन्फिडेंस उतना नहीं था, मैं आपको नहीं था सच्ची बात बता, पहले दिन क्योंकि रोपवे नहीं बनाया था, देखा जरूर था, बनाया नहीं था। क्योंकि बर्मा ब्रिज और ये सब बनाए थे, लेकिन बर्मा ब्रिज एक आदमी जाता है। तो उसमें क्या हुआ, 4th डे मैं ये देखता हूँ एक बंदा अपनी मोटरसाइकिल लेके चला गया, उसमें दारू भी उसने मोटरसाइकिल लेके चला गया। सर हमने वो रोपवे अगले दिन सुबह काट दिया और लिख दिया और वहां पे बाकायदा बोर्ड लगाया कि अगर ऐसा कोई करेगा और ये रोपवे गिर गया। उस रोपवे ने एक काम किया। उसके बाद क्या था यार, एक ऐसा चीज चाहिए था जो कि मोबाइल कर सके, वो लाइट भी नहीं है, तो कनेक्टिविटी खत्म हो गई। अब उनके घर वाले जो आर्मी में हैं, फौज में हैं या कहीं पे बच्चे हैं, वो चिंतित हैं, इंफॉर्मेशन पहुंच नहीं रहा है, तो वर्ल्ड भी चिंतित। तो हम लोगों ने एक सोलर बेस एक छोटा सा सिस्टम बनाया जो कि इमरजेंसी लाइट की तरह भी काम करेगा, उसी से मोबाइल भी चार्ज होगा और वो विद इन रीच हो, सस्ता हो। क्योंकि हमारे पास भी उतना, एज ए एनजीओ हमारे पास भी उतना पैसा नहीं था। तो हमने वो 400 रुपए का बनाया कि 2 वॉट का वो लिया सोलर पैनल, और उसमें हमने बेसिक साइंस को यूज करके उसको बनाया और उसको हमने मान कि आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो। उसमें अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स का बैकअप था इमरजेंसी लाइट का, 2 वॉट का था, सिंपल। इवन कोई बच्चा पढ़ भी सकता है क्योंकि 45-50 लाख से ज्यादा नहीं चाहिए पढ़ाई करने के लिए, उसमें वो जा सकता है, उसमें कर सकता है। तो ऐसा जो लाइट्स थी हमने जहाँ 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 बहुत रिमोटनेस थी, तो उस समय हम लोगों ने करीब 22,000 फैमिलीज को दिया, जिसको रिलायंस फाउंडेशन ने बाद में पैसा दिया कि आप बनाओ, इट्स अ गुड थिंग। तो और लेकिन ये इनिशियली जो आइडिया था वो बंदा उत्तराखंड का नहीं था, वो फील्ड में था, प्रॉब्लम में था, उसने जो प्रॉब्लम दी तो उसके सॉल्यूशन, इसका एक प्रोसेस रहा पूरा कि हमें भी उतना नहीं आता था। हमने अपने साथ पूरी टीम जोड़ी, दोस्तों को इलेक्ट्रॉनिक्स में और ये सोलर का फिजिक्स पता था, सेमीकंडक्टर का फिजिक्स पता था। और इसमें सबसे अच्छी बात ये थी शरण भाई कि उसके जितने ड्राइवर्स थे वो स्पेक्स लैब में ही बने, हमारे साथियों ने ही बनाए। और आज
और उसका ये हुआ कि जब कश्मीर में 2014 में, तो ये ही लाइट्स सबसे पहले यूज हुई और सीधे सीधे। तो कई जगह डिजास्टर आया तो इस लाइट को, ये इतनी छोटी इमरजेंसी लाइट थी कि वो आप पॉकेट में मोबाइल की तरह लेके चलिए, उसका 150 ग्राम 140 ग्राम वजन था, उसको फेंक के मारेंगे तो टूटेगा। वो भी देखा था, क्योंकि पहाड़ में कोई गिर गया, लपेट गया, प्लास्टिक हुआ, टूट गया, क्या होगा, टेस्ट किया। और आपको एक और इसमें जो मेन इसका जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये सारी लाइट्स हमारी लैब में नहीं बनी, वहीं के लोगों ने बना। रोजगार भी मिला हर लाइट को बनाने के लिए, उनको 50 रुपए मिले, साथ के साथ उन्होंने उसका रिपेयर सीख लिया और उसका, हाँ, उसका 20%। और हमने क्या करा, छोटा सा एक किट दे दिया कि अगर रिपेयर होगा तो ये कर देना, ये छोटे कंपोनेंट भी दे दिए। इसका 20% जो था वो आपका शुद्ध वाला जेल में कैदियों ने बनाया, उनको ट्रेन किया, उनको बनाया। तो वो कुछ करना चाहते थे कैदी, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन है उनके साथ कि भाई साहब हमारा कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता क्या, कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब छटपटाहट मैंने देखी है उन कैदियों के अंदर। तो वहाँ बल्कि बीपी पांडे जी थे उस समय जेल सुप्रीम। मैंने कहा मैं इनकी छटपटाहट देखता हूँ तो मुझे ना दिक्कत होती है, लेकिन जब मुझे मौका मिला उसका 20% काम मैंने उनको दिया, उन्होंने बनाया क्या, और ये उन लोगों को बताया कि उनकी वजह से ये तुम लाइट जो है करो। तो प्राउड ऑफ वर्क भी मिला, लेकिन ये एक आदमी का था, आइडिया एक का है। इसी तरह से मैं बहुत कहता हूं कि सवाल पूछने की नहीं, सवाल सुनने की आदत डालो टीचर्स के, साइंटिस्ट को। अगर हम सवाल सुन रहे हैं और यहाँ ले रहे हैं तो इनोवेशन तो। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ऐसे ही हमारा आदत है सर कि अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो उसी का इधर ही देखते रहते हैं यार। कुछ लोग उसमें जुड़ते हैं, कुछ अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं, तो बहुत सारे आइडियाज आ सकते हैं। सर आप इस पे कुछ प्रकाश। जैसे आपने कहा कि अलग अलग आइडियाज या अलग अलग हम चीज को जोड़ लेते हैं तो उससे कुछ नया बनता है, कुछ नया इनोवेशन बनता है। ऐसे ही जैसे ड्रोन टैक्सी आजकल कॉन्सेप्ट में आई, तो वो ऐसे ही नहीं आई। लोगों ने सोचा कि भाई ट्रैफिक जाम होता है तो आदमी छटपटाता है। दिल्ली बड़े बड़े शहरों में कि 3-3 घंटे रोड पे ही कट जाते हैं। बारिश हो गई तो 5-5 घंटे 6-6 घंटे ये आप नोएडा दिल्ली में देखेंगे। तो आदमी उस समय सोचते हैं काश मेरे गाड़ी में भी पंख होते तो मैं भी उड़ के चले जाता, है ना। तो उन्होंने हेलीकॉप्टर का कॉन्सेप्ट लिया, कार में जोड़ दिया। तो उससे क्या हुआ कि अब जो कई रिसर्च चली तो अब ये सफल हुआ है कि कम से कम इलेक्ट्रिक, खासकर इलेक्ट्रिक से कम आधा से 1 घंटा वो गाड़ी हवा में चल सकती है। तो इसका ट्रायल आपका दुबई में चल रहा है और उसके बाद दिल्ली में से गुड़गांव के लिए प्रस्तावित है। अभी मैं गया था तो उन्होंने कहा, उसमें ऐड लगे हुए हैं दिल्ली में कि अगले साल तक शायद ये दिल्ली से गुड़गांव तक चालू हो जाएगा। तो इसी का एक और मैं उदाहरण दे देता हूँ कि जब सबसे पहले 2003 में जब मैंने कंप्यूटर की ट्रेनिंग ली थी, एमटी बने थे, तो उस समय नई नई टेक्नोलॉजी आई थी कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है एजुकेशन में, कैसे बच्चों को मल्टीमीडिया और सिखाना है। तो उससे पहले टीचर्स को ट्रेन किया जाए। अब टीचर्स ने बोला इसको तो हम यूज ही नहीं करेंगे, खासकर हिंदी सब्जेक्ट्स वाले, पीटीआई वाले या दूसरे सोशल साइंस वाले, केवल साइंस वाले टीचर्स आते थे। वो थोड़ा इंटरेस्ट दिखा, बाकी कह रहे हमारे कोई मतलब ही नहीं टेक्नोलॉजी का। तो अलग अलग हो गया, वो कह रहे हम तो साहित्यिक वाले हैं, हमें टेक्नोलॉजी से क्या मतलब। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि अलग अलग चीज होते हुए जो मेल हुआ है, तो आज तो सभी को डिजिटल की तरफ जाना पड़ रहा है। आज तो हिंदी वाले साइंस वालों से भी आगे बढ़ गए, फटाफट मुंह से बोलते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग मतलब चीज होके आप एक हो गए, तो उसका बेनिफिट भी मिल रहा है कि आज हम हिंदी लिखना भी सीख गए मोबाइल में, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं, उसको ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो मैंने ये देखा है कि चाहे हमारे अलग अलग मतलब कोई मतलब नहीं हिंदी वालों को मतलब टेक्नोलॉजी से, लेकिन उसका आज उन्होंने जब इस्तेमाल किया, उसको फोर्सफुली उनको बोला कि बस आपको सीखना है, ठीक है। माउस पकड़ने में 2 दिन लगा दिए थे उन्होंने शुरू में। इतनी मेरे को दिक्कत हुई थी कि बटन वो कहीं ना कहीं चले जाता था। वो कहते थे कहाँ चले गया, कर्सर उसका गायब हो जाता था, फिर उनको सिखाना पड़ता था, है ना। तो उस आज सोचो, आज से 20-25 साल पहले और अब के जनरेशन में बहुत अंतर है। तो ऐसे लोगों को उस समय टेक्नोलॉजी सिखाना बहुत कठिन काम था,
लेकिन आज वो सारे के सारे सीख गए हैं, तो आज उनका अपना बेनिफिट भी बहुत हो गया। गूगल मैप का इस्तेमाल कर लेते हैं या अपना कार्य पूरा कर लेते हैं, जो अब तो सरकार भी उसी से पूरे काम करवाती है। रात को मैसेज आ जाता है, सुबह सब उसको रेडी हो जाते हैं अपने काम करने। तो टेक्नोलॉजी से बहुत बेनिफिट भी हुआ है। जैसे आप सब लोगों ने बताया है, नेचर टेक्नोलॉजी सब यूज़ किया है। एक और स्लाइड पे हम देखते हैं कि एक और एग्जांपल है। बहुत सारे चीज़ें अभी जो हम कार या एरोप्लेन से यूज़ कर रहे हैं या फाइटर जेट्स यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आप छोटे छोटे भी देखेंगे तो अभी नेचर से बहुत सारे डिजाइन्स लिया गया है। ये नेचर में बहुत सारे आप देख सकते हैं, नेचर और टेक्नोलॉजी का जो अलाइनमेंट हुआ है, इसका एग्जांपल बहुत सारे गूगल में दिखेंगे। तो एक्टोपस का अगर आप एक एग्जांपल देखेंगे तो एक्टोपस का वो जो सूडोपोडियम्स रहता है उसका ग्रिपिंग बहुत अच्छा रहता है। और एक्टोपस का एक और एक्टोपस अप्रोच करके भी एक है सर कि उसका डिसेंट्रलाइज्ड ब्रेन है। 10% उसका इधर दिमाग में रहता है और बाकी सूडोपोडियम्स अपने आप काम करते हैं। वो डिसीजन इधर से आना है ये वेट नहीं करते, अपने आप डिसीजन लेते हैं ताकि एक्टोपस का काम अच्छे से क्विकली हो सकता है। तो ऐसे ही एक्टोपस का ये सूडोपोडियम पे जो है ग्रिपिंग सिस्टम्स, अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो ये ग्रिपिंग सिस्टम्स अभी कुछ व्हील्स में आ रहे हैं, कुछ शूज में आ रहे हैं, ग्रिप हो सकते हैं ट्रैकिंग का टाइम पे। और कुछ मल्टीपल आउटलेट्स के लिए कुछ पाइपलाइंस को दिया जा रहा है। ऐसे कुछ जानवर से या कुछ एक क्रिएचर से जो पानी के अंदर रहता है, उसके संबंध ही नहीं है, करोड़ों किलोमीटर दूर पे है, उसके लिए भी यूज किया गया है। तो ऐसा अगर हम फोर्सफुल कनेक्शंस, मतलब बोलने में ये फोर्सफुल कनेक्शंस बोलते हैं कि, लेकिन ये इंटर रिलेट है। जैसा एक एग्जांपल मैं बोलता हूँ, सर भी बताया है कि टाटा फैमिली, हम सब उसका फैमिली ही है। ऐसे हैदराबाद में एक रेलवे ट्रैक टच करेंगे, आप पूरा इंडिया का रेलवे ट्रैक टच किया है, क्योंकि रेलवे ट्रैक कहीं पे ब्रेक ही नहीं रहता है। उधर का रेलवे ट्रैक टच किया है तो हर जगह आप रेलवे ट्रैक टच किया है। तो ऐसे ही हर जीवराशि एक के रिलेट में एक रहते हैं, इंटरकनेक्टेड। तो हम एक से और एक नया आइडिया सीख के कुछ अच्छा हल निकाल सकते हैं। सर अभी तक हम 3 स्ट्रैटेजीज देखे हैं आइडिएशन का। इस स्ट्रैटेजीज यूज़ करके अच्छे अच्छे आइडियाज़ बना सकते हैं, एक दूसरे का आइडिया पे डेवलप कर सकते हैं और उससे अच्छे सॉल्यूशंस ला सकते हैं। और अभी हम आगे की आइडिया स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ेंगे सर। मैंने मेरे एग्जांपल या एक्सपीरियंस बताता हूँ। इस स्ट्रैटेजी से मेरा जो संबंध है, जो मैंने देखा है सर, बहुत सारे टेक्नो मेलास में या साइंस फेस्ट में एक इनोवेशन बना के लाते हैं स्टूडेंट्स, और वो सोचते हैं कि सिर्फ यही लास्ट स्टेप है इस इनोवेशन का, इससे आगे बढ़ता ही नहीं है। यही मेरा बहुत अचीवमेंट है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ एक छोटा सा लाइट जलाना भी या एलईडी लाइट जलाना भी बच्चों के लिए बहुत बड़ा इनोवेशन हो सकता है, लेकिन जो स्कोप मैनेजमेंट है और इससे और अधिक हो सकता है, ये स्कोप मैनेजमेंट बच्चों में आ रही नहीं। अगर वो आएंगे तो ये विजनरी लीडर्स, विजनरी इनोवेटर्स बन सकते हैं, क्योंकि उसका इनोवेशन जो है एक स्टेप पे रुक जा रहे हैं। इनोवेशन खत्म हो गया, फिर खत्म हो गया, फिर ये गया, कहीं पे दिखते भी नहीं। और ये स्कोप मैनेजमेंट है तो उनका सोच रहता है इस इनोवेशन में स्टेट लेवल पे आया तो यहाँ तक, इसको नेशनल पे जाना है यहाँ तक, इसको लोगों को तक पहुँचाना है, तो और क्या कर सकता हूँ, तो ये करना है। तो ये जो 8 स्ट्रैटेजीज, सॉरी 4 स्ट्रैटेजीज है, इस 4 स्ट्रैटेजीज में 4th स्ट्रैटेजीज है हमारा क्रेजी 8। तो इस क्रेजी 8 को यूज करके हम आइडियाज पे डेवलप करके कुछ अच्छा हल निकाल सकते हैं। सर इस पे आप थोड़ा प्रकाश डाल सकते ये बहुत बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने दिया है, क्रेजी 8S। हैं। स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसमें सर हम जो है अलग अलग चीज़ों को जोड़ करके कोई नई चीज़ बना सकते हैं। कोई एक आइडिया हमारे पास आया, फिर हमने उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करा, कुछ और चीज़ जोड़ दी, कुछ और चीज़ जोड़ दी और एक नई चीज़ हमारे पास आ जाती है। तो इसका मैं एक उदाहरण अपने घर का ही देना चाहूँगा कि मेरे पास 3 फरमाइशें आती हैं। एक पत्नी की तरफ से आती है कि मुझे जो है ड्रेसिंग टेबल चाहिए। बेटी ने कहा कि मुझे पढ़ाई करने के लिए रीडिंग टेबल चाहिए। और छोटा बेटा वो कह रहा है कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें मैं अपनी ट्रेन दौड़ा सकूं। तो हमने कहा क्यों ना ऐसा कर लें कि एक ऐसी टेबल बनवा दें जिसमें हम एक ड्रेसिंग टेबल भी लगा दें, जब चाहे उसको फोल्ड कर दें, जब चाहे खोल दें। और रीडिंग टेबल का काम भी वो कर लेगी, जब रीडिंग टेबल चाहिए होगी उस समय रीडिंग टेबल का काम करे। और जब बच्चे को चाहिए होगा तो उसको उसका जो है वो प्लेटफॉर्म दे दिया जिसमें वो अपनी ट्रेन दौड़ा सके। तो इस
8S टेक्निक का हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इनोवेशंस में। जो हमारे इंस्पायर के लिए जो बच्चे मॉडल बनाते हैं, उनको अगर हम ये टेक्निक बता दें कि 8S का इस्तेमाल हम कैसे-कैसे करें। अलग-अलग लोगों से भी पूछा जा सकता है कि आप ज़रा इसमें कुछ बता दीजिए। बच्चों से ही हम अलग-अलग तरह के बच्चे जो हैं इकट्ठा कर लें कि कोई बच्चा बता दे कि भाई इसमें ये चीज़ होनी चाहिए, दूसरा उसमें कोई और ऐड कर दे, तीसरा कुछ और ऐड कर दे। तो अलग-अलग चीज़ों को ऐड करके कोई नई चीज़ हमें मिल सकती है। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है, जो 8S जो टेक्निक है, इसका हम इस्तेमाल जो है विद्यालय स्तर पर भी कर सकते हैं। तो करेक्ट हमारे सर। बच्चों को जो है इससे बेनिफिट होगा। यस सर, अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स को एक ही प्रोटोटाइप में लाना। सर मैंने ये भी सुना है कि देश में, सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर देश में 10 लाख प्रॉब्लम्स हैं, क्या हम इस 10 लाख प्रॉब्लम्स को 10 लाख सॉल्यूशंस डेवलप करेंगे, 10 लाख इनोवेशन प्रोड्यूस करेंगे, या जैसे अभी सर ने बताया कि 3-4 प्रॉब्लम्स हैं, जोड़ के एक जगह पे लाके एक सॉल्यूशन बना के वो अच्छा कर सकते हैं, मल्टीपर्पस हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। इसमें क्रेज़ी 8 का कुछ आप हो सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये आपका माइक। माइक है, बात करने के काम आएगा। यहाँ एक एलईडी बल्ब लाइए, टेबल लैंप बनेगा। वॉच लगा दीजिए, टाइम बताएगा। कंपास लगा दीजिए, डायरेक्शन बताएगा, है ना? तो इसी को हम डेवलप कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें 8S टेक्निक। टेक्निक से। मैं चाहता हूँ, मैं आपको बताऊँ कि जैसे बच्चे हैं, ज्योग्राफी पढ़ा है, अगर ज्योग्राफी में एमए किया है ना, उससे ये पूछूं तू अपनी क्लास में किस डायरेक्शन में और किस एंगल पे बैठता था, उसको नहीं मालूम है ना। तो Practical मेरा ये knowledge। कहना है, मेरा बच्चा है, मैं उसे बचपन में चाहता हूँ कि वो घर में वो किस डायरेक्शन में बैठ के पढ़ता है, किस डायरेक्शन में सोता है, किस डायरेक्शन उसका बाथरूम है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वास्तु और ये इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज्योग्राफी, क्योंकि इसीलिए हमें डायरेक्शन का, कई बार कहता है कि राइट जाना है भाई, तो हाथ लेफ्ट उठ जाता है। तो वो क्या है? तो रैशनल थिंकिंग और जो साइंटिफिक थिंकिंग है, यार हम साइंस की बात कर रहे हैं, साइंस को यूज कर रहे हैं, लेकिन साइंस के साथ जी नहीं रहे। हम जिसको हम 10 चीजें इकट्ठी करके एक चीज बना सकते हैं, मैं आपको बताऊं, है ना। तो उस तरह का अगर हम सोचे, ये लाइव एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्रेजी 8 पे जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। जैसे मैंने अपनी टीचर्स के साथ ये समस्या शेयर करी थी कि जब हम यहाँ पे कुछ ऑनलाइन सामग्री बच्चों को भेजते हैं तो बच्चे उससे करते नहीं हैं, या बहुत दिक्कत आती है कि ऐसी क्या सिचुएशन है। तो बहुत सारे जो हमारे साथ हमारे जो शिक्षक थे उन्होंने बोला कि पहाड़ी इलाकों में क्या होता है कि सिग्नल की प्रॉब्लम रहती है, मोबाइल सिग्नल्स कम आते हैं, तो उसका क्या सोल्यूशन निकलेगा। तो ये हमें बच्चों ने ही, मतलब कई बच्चों ने बताया जो पहाड़ के बच्चे थे, क्योंकि मैं गूगल फॉर्म्स भी शेयर करता हूँ, क्विज लेता हूँ, तो उसमें मैं ये चीजें डालता हूँ कि आपने क्विज किसके माध्यम से करा, कंप्यूटर से करा, मोबाइल से किया, आपके यहाँ सिग्नल कितने आते हैं। तो मेरे पास पूरा डेटा है उसका कि बच्चे पूरा अच्छा लिखते हैं और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की और जरूरत है उसकी भी जानकारी देते हैं। तो सिग्नल्स के बारे में बच्चों ने कहा कि सर अगर हमारे यहाँ लाइट भी नहीं रहती, क्योंकि पहाड़ों में क्या होता है कि अगर ट्रांसफार्मर खराब हो गया ना तो वो 1 महीने से पहले ठीक रिपेयर नहीं होते, क्योंकि दूर दराज में उनको खच्चरों से ले जाना पड़ता है या लोग उठा के ले जाते हैं, तो बहुत टाइम लगता है लाइट ठीक होने में। कोई आंधी तूफान आ गया तो भी दिक्कत होती है। तो ऐसी जगह पे सबसे अच्छा है कि सोलर्स वाले बूस्टर लगाए जाए। बच्चों ने सुझाव दिया था कि सर ऐसा कोई बूस्टर लगा दो जो सिग्नल, वीक सिग्नल को इम्प्रूव कर दे। तो उसके लिए लाइट की प्रॉब्लम है तो उसके लिए सोलर प्लेट लग सकती है। साथ में सबसे बड़ी समस्या आती है कि खर्चा भी बहुत होगा कि हम एक रॉड लगाएंगे, फिर उसमें वो लगाएंगे सिस्टम, क्यों ना जो हमारे चीड़ के पेड़ होते हैं या देवदार के पेड़ उन पे भी लगाया जा सकता है, क्योंकि उनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, उससे बहुत मतलब खर्चा कुछ भी नहीं है। पेड़ की हाइट बहुत होती है, उसकी थोड़ी टहनियां काट दी, वहां पे लगा दिया, तो उससे सिग्नल भी बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं जब दुबई गया था एक बार तो मैंने वहां देखा, तो मैं वहां पूरा ढूंढता रहा कि ये मोबाइल सिग्नल कहाँ है। हमारे फोन पे तो मोबाइल चल रहे बहुत अच्छे, मैं वो ही नहीं ढूंढ पाया टावर। तो उन लोगों ने क्या कर रखा है कि टावर बहुत ज्यादा दिखते हैं तो अच्छा नहीं लगता, शहर में गंदगी होती है, चिड़िया बैठती है, बीट करती है, तो उन्होंने क्या करा, उनके यहाँ प्लास्टिक के पेड़ बना रखे हैं, खजूर के बड़े बड़े, मतलब वहाँ पेड़ उगाना आसान नहीं है। नेचुरल पेड़ भी उन्होंने लगाए हैं, लेकिन जो प्लास्टिक के पेड़ लगाए हैं उनके अंदर उन्होंने टावर फिट किए हुए।
हाँ, तो अगर आप बहुत ध्यान से बारीक से देखोगे तब आपको वो दिखाई देंगे टावर, नहीं तो कहीं भी आपको दुबई में टावर नहीं दिखाई देगा मोबाइल का। लेकिन आप सोचोगे कि चल कैसे रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारे आइडियाज होते हैं। हमारा टेक्नो मेला हुआ था यहाँ पे उत्तराखंड में, यहाँ पे SCRT ने करवाया था, तो हम गए थे, बहुत सारे मॉडल्स आए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे हमारे ड्रोन भी आए थे, स्टॉल लगा था, तो बहुत सारे बच्चे आए थे, देख रहे थे। तो वो पूछ रहे थे, तो किस काम आता है, उन्होंने कहा कृषि के काम आता है, आजकल दवाइयाँ छिड़कते हैं। तो फिर मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे अपने बच्चों से कि ये बताइए कि इसका उपयोग उत्तराखंड की परिस्थितियों के लिए हम कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे आग जलती है, तो उनका कैसे प्रयोग किया जा सकता है। तो कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि ड्रोन का इस्तेमाल हम भूस्खलन के लिए भी कर सकते हैं, उसकी मैपिंग भी कर सकते हैं। भाई ऊपर से कोई चीज गिर रही है, पत्थर गिर रहे हैं, हमें यहाँ से पता नहीं चलता जब तक हम ऊपर जाके देखेंगे नहीं। तो क्यों ना हम ड्रोन का इस्तेमाल करें कि उससे वो ऊपर जाए और यहाँ से हम देख ले कि कौन सी जगह खतरनाक है, तो उससे भूस्खलन का हमें पता लग जाएगा। दूसरा, आग जो जलाते हैं, जगह जगह आग लग जाती है, पता ही नहीं चलता है कि कई लोग इस बार, पिछली बार जो आग लगी थी इस साल, कई लोग मारे गए, फॉरेस्ट के ही लोग मारे गए। तो अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी होती, फॉरेस्ट वाले अगर उसका इस्तेमाल करते बेहतर ढंग से, ड्रोन का इस्तेमाल करते कि कहाँ पे आग फैल रही है, तो वहां पर उसको रोका जा सकता है। इस तरह के ड्रोन भी बनाए जा सकते हैं, तो जो 10 से 20 किलो या 50 किलो तक का पानी भी ले जा सकते हैं अपने साथ। जैसे खेती में इस्तेमाल होता है दवाई डालने के लिए, तो ये भी कर सकते हैं कि भाई अगर आप हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत कॉस्टली बैठेगा, और एक ही हेलीकॉप्टर आएगा या जैसे दो आएंगे, लेकिन उसकी जब हवा होती है ना, उससे भी आग लगती है, ठीक है, और वो रिस्की भी बहुत है। लेकिन ड्रोन में रिस्की नहीं है, क्योंकि उसमें कोई आदमी नहीं होता है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो प्राकृतिक आपदाओं को कम करने के लिए। उत्तराखंड के लिए तो बहुत ही बेनिफिट है ये, कि हम प्राकृतिक आपदाओं को कम करने के लिए जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसका बेहतर इस्तेमाल कर सके। इसमें आई वांट टू ऐड समथिंग कि जैसे भाई साहब ने कहा कि डिजास्टर्स हमारा भाग्य है, अगर देखा जाए फ्यूचर भी वही है और फास्ट भी वही है। तो हम जब तक अपने बच्चों को मेट्रोलॉजी से नहीं जोड़ेंगे, हमारे बहुत सारे बुजुर्ग हैं, वो ये बता देते हैं आज बारिश आएगी और बारिश आ जाती है ना। तो ये जो अंदाजा है या ये प्रोबेबिलिटी है, ये प्रिडिक्शन है, अगर हम मेट्रोलॉजी मेजरमेंट से बच्चों को बचपन से जोड़ दें, यार मेट्रोलॉजी में क्या कठिन है कि पहली क्लास का बच्चा नहीं कर सकता, उसको आराम से कर सकता है, अनपढ़ कर सकता है। तो मेट्रोलॉजी से ना जोड़ दें अगर हम, मुझे लगता है तो डिजास्टर्स को, बहुत सारे डिजास्टर्स को जो मैन मेड प्रॉब्लम क्षति होती है ना, वो कम से कम हम रोक सकते हैं, है ना। तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो मेट्रोलॉजी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे। सो एक बार और स्क्रीन पे देख सकते हैं हम, आजकल हम बहुत सारा ये हमारे व्हाट्सएप में देख सकते हैं कि व्हाट्सएप में व्हाट्सएप का खुद का स्टेटस अपने आप आ जाते हैं, वो अपडेट्स करते हैं। तो हम पहले क्या है, पोस्ट कार्ड्स यूज करते थे, उसका एक छोटा सा टेक्स्ट लिखते हैं, फिर ये टेक्स्ट लिखते हैं वहां तक ही रहते थे। लेकिन जो हम भावना उसको एक्सप्लेन करना चाहते, एक्सप्रेस करना चाहते, उसके लिए हमारा शब्द सुनना भी अच्छा रहता है। तो ये जो टेक्स्ट जाता है, एक और नेक्स्ट बॉक्स में आप देखेंगे तो टेक्स्ट के साथ साथ में एक छोटा सा ऑडियो भी जाता है, कि वो क्या बोलना चाहते हैं उसका ऑडियो रहता है। जैसा हमारे पुराने मूवीज में या ओल्ड मूवीज में दिखाया जाता है कि कोई लेटर पढ़ रहे हैं उसका पिताजी का, तो उस पे बीच में उनका फोटो आता है, वो बात करता है। तो पहले का मूवीज में होता है। तो अभी टेक्स्ट पढ़ना एक हो गया उसका, सॉरी टेक्स्ट रीड करना एक हो गया और उसका सुनना एक आ गया है। फिर क्या होता है कि उसमें थोड़ा और ऐड करें, विजुअल इफेक्ट्स ऐड करें। अभी हम हमारे एक्सप्रेशंस दिखा सकते हैं, वो इमोजीज भेज सकते हैं। अभी कोई गुस्से पे है तो इमोजी, अभी मैं ऐसा मूड में हूँ, जब मैं पहले आपने जैसा नॉर्मली क्लास स्टार्ट किए आईआईटी में, जैसा मैं क्लास में जाता हूँ पहले उनको 4 दिखाता हूँ इमोजीज। आप अंदर सोचिए कि आपका मूड इस इमोजी में किस इमोजी से मैच करता है, तो वो अपने आप रिलेट करता है उस चीज से। तो ये इमोजी से क्या हो गया, अभी टेक्स्ट करना कम हो गया, मैं एंग्री हूँ तो इमोजी भेज इमोजी देते हैं। भेजते हैं, ज्यादातर तो इमोजी का इस्तेमाल यस, ज्यादा ये होता कोई भी अभी लोग यूज कर सकते। फिर उसमें एक आ गया है कि ऐड एंड फीचर,
अगर ये चीज़ बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं और कुछ लोग हैं ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुँह से बोल नहीं सकते, लेकिन लाइक डिसलाइक ये आया है, वो लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आया है कि पिक्चर जाने के अलावा हम क्या वीडियो ही भेज सकते हैं। अभी रिसेंटली वीडियो एक फीचर आया है व्हाट्सएप में, आप तक बोल के ऐसा कैमरा को होल्ड कर सकते हैं, छोटा सा वीडियो बना के भेज सकते हैं। तो ऐसा एक है। फिर ये क्या है कि अभी मैं महाराष्ट्र या कुछ अलग देश के लिए टेक्स्ट भेजना है, तो मैं इंग्लिश में टाइप कर सकता हूँ। फिर वहाँ पे ही गूगल कीबोर्ड होगा या कुछ होगा, वो ट्रांसलेट करके अपने आप भेज देते हैं। तो ये सब है सर, कम्युनिकेट करना है। इसका पूरा मकसद है कम्युनिकेट करना है। इस कम्युनिकेशन में एक-एक जो आप स्क्रीन पे देख रहे डेवलप हो गया, कितने लेवल तक अभी हमारा कम्युनिकेशन बढ़ गया है। एक बटन पे हम जो भी बोलना चाहते हैं, वो सब बोल सकते हैं। तो ऐसे में एक भी आ गया है एआई भी आ गया है। व्हाट्सएप में। तो एक चीज़ अभी मैं सबको बोलना चाहता हूँ, सबको विनती करना चाहता हूँ कि टीचर्स जो है स्कूल्स में इस क्रेज़ी एट और ये जो स्टोरी का मैं हमने देखा है ड्राइंग द स्टोरीज एंड ऑल दोज़ थिंग्स इन लास्ट एपिसोड्स, ये सब यूज़ करके क्या हम अपना स्टाफ रूम्स को रीडिज़ाइन करेंगे? स्टाफ रूम में फिज़िक्स टीचर बैठ के रहते हैं, बायोलॉजी टीचर रहते हैं, केमिस्ट्री टीचर रहते हैं, मैथमेटिक्स रहते हैं। क्या हम अपना-अपना आइडियाज़ इसमें ऐड करके ये 8 स्ट्रैटेजीज़ या रोल स्टॉर्मिंग ये यूज़ करके, क्या हम स्कूल में हमारा स्टाफ रूम्स रीडिज़ाइन करेंगे ताकि बच्चों को लगेगा कि सर जो बोल रहा है, सर ने अभी बताया है, सर जो बोल रहा है वो जी रहा है। तो जी के दिखाएँगे, जो बोलता है सेट एन एग्ज़ाम्पल टू मेक इट हैपन। तो हम सब मिलके हमारा स्टाफ रूम का रीडिज़ाइन करेंगे। हम ये देखना चाहते हैं कि कितने-कितने क्रेज़ी आइडियाज़ आएँगे आपका स्टाफ रूम का। अम, राउंड में बना सकते हैं, डिनर करते, लंच करते वहाँ पे, बुक्स रहते, लाइब्रेरी रहते, कितना सुंदर से बना सकते। हम ये देखना चाहते हैं कि आगे जाके ये 8 स्ट्रैटेजीज़ और ये आइडियाशन स्ट्रैटेजीज़ क्लासरूम में भी इस्तेमाल कर सकते इस्तेमाल कर सकते मैंने हैं। अपनी कंप्यूटर लैब है मेरे पास, तो मैंने बच्चों को बोला कि आजकल हम बहुत सारे ऐप से पढ़ाई करते हैं, तो कौन से ऐप हैं जो हमारे लिए फ्री हैं, मतलब पेड वाले नहीं, फ्री वाले। तो बहुत बच्चों ने एक एक डायग्राम मुझे बना के दिया और मैंने वो अपनी लैब में लगाया है, तो बहुत स्मार्ट और अच्छा लग रहा। मैंने कहा कौन से एआई वाले ऐप हैं वो भी बताइए, तो वो भी बच्चों ने बना के दिए। मैंने कहा सिर्फ लोगो चाहिए मुझे बस, तो उन्होंने दिए लोगो बना के कागज में ड्रॉ करके, कोई प्रिंट करा के लाया, वो मैंने लगाए हैं। तो लैब बड़ी सुंदर भी लग रही है और लग भी रहा कुछ है कुछ। तो क्रिएटिविटी बहुत होती है बच्चों। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस लैंग्वेज सर, इनोवेशन का इन्वॉल्वमेंट। अगर आप किसी चीज में आप अपने काम में इन्वॉल्व हैं, है ना, तो अभी जैसे कबीर के हैं, तो करता तो वो बुनाई था ना, पेट के लिए तो कुछ और कर रहा था ना, लेकिन जो इसका समाज के साथ इन्वॉल्वमेंट था, उससे वो शिक्षा तो दिल से आता। थैंक यू सो मच सर। लाइक ये जो स्ट्रैटेजीज हम आशा करते हैं कि सब विद्यार्थी या सब टीचर्स इसको यूज़ करेंगे और अपने जो इनोवेशंस आइडियाज है उसको और पोटेंशियल सॉल्यूशंस में कन्वर्ट करेंगे और समाज में जो प्रॉब्लम्स है उसको असली रूट कॉज से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। सर हम लास्ट लेग पे आए हैं हमारा एपिसोड का। आपकी तरफ से बच्चों को क्या सुझाव देना चाहते हैं, दो दो शब्द? हम बच्चों को ये सुझाव देना चाहेंगे कि जो बातें अभी इस एपिसोड के माध्यम से बताई गई हैं उनको अपने जीवन में फॉलो करने की कोशिश करें। अगर विद्यालय स्तर पर हैं और या समाज में हैं, समाज को बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। करेक्ट। इसका मतलब है सिर्फ टेक्नोलॉजी में यूज़ करना ही नहीं, हमारा जीवन शैली में कहीं पे भी ये टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते एक तो जो भी बच्चे हैं, उनको कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है, तो अपने घर में, अपने पड़ोस में और अपने बुजुर्गों को जरूर अपनी भाषा में बताएं, अपनी बोली भाषा। दूसरा एक सुझाव मेरा डिपार्टमेंट को है, हमारे बच्चों को एक्सप्रेस करने का फेस्टिवल तो होता है, लेकिन एक सस्टेनेबल प्लेटफॉर्म में क्या एक ऐसा ऐप बन सकता है जिसपे अगर बच्चे को कोई आइडिया आया, आप बल्कि उसमें इनाम रखिए कि अगर जो बच्चा जितने ज्यादा आइडिया देगा, हम उसको साल भर में एक बार एक सर्टिफिकेट देंगे, रिवॉर्ड देंगे। तो देखिए ना सर, प्रॉब्लम्स की चीजों कितनी है, और उससे ये भी पता चलेगा कि जो बच्चों की थिंकिंग है वो कितनी रेलिवेंट है।
कितना कनेक्शन है। दूसरा यह है कि बच्चे को कुछ सिखाओ या मत सिखाओ, उसको कहो कि जितनी इंद्रियां हैं उनसे ऑब्जर्व करना। अगर ऑब्जर्वेशन होगा तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होगा तो इनोवेशन और क्रिएटिविटी की शुरुआत वहीं से। मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज जो यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट आए हैं और उन्होंने जो बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को बताई हैं, उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें और उसका सही ढंग से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप एक अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं, एक अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं और आगे लाइफ में मतलब कोई भी समस्या आएगी उसको सॉल्व करने का तरीका आपको आ जाएगा। तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आजकल स्टडी करते हैं बच्चे, बड़ी क्लासों में जाते हैं, फिर उसके बाद कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो बहुत सारे कोर्स पढ़ने पड़ते हैं। तो इतना कोर्स फैलाने की बजाय उसको रिसर्च कर लेगा कि इस टॉपिक का इसमें क्या सिलेबस आएगा इस एग्जाम में, मैं वही पढूं। तो वो कैसे कर पाएगा? जब उसने रिसर्च की होगी, उसको बाइंड अप करना आ जाएगा अपना, तो वो एक सफल कहीं पे भी सफल हो सकता है लाइफ। तो इस तरीके का जो एनवायरनमेंट है हम सब मिलके हमारा स्कूल में स्थापित करेंगे ताकि हमारे बच्चे भविष्य का निर्माता बन सके। और इस एपिसोड को मैं एक कोट से फिनिश करना या एंड करना चाहता हूँ कि गौतम बुद्ध बोलते हैं कि इफ यू डीपली ऑब्जर्व एवरीथिंग इज योर टीचर। लेकिन एक और लाइन है, ये कहीं पे कोट्स में दिखाई नहीं देते, लेकिन ये भी बोला है व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी देन ओनली द टीचर विल अपीयर। अगर आप रेडी है तो तभी टीचर दिखेगा। तो टीचर ये बोर्ड हो सकता है, ये माइक हो सकता है, हर चीज कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होता है। अगर आप रेडी है सीखने के लिए, जैसे आपने बताया सर, वो सुनने के लिए आप तैयार रहना है। इसलिए बोलते हैं कि भगवान एक मुंह और दो कान दिया है ज्यादा सुनने के लिए। So thank you so much, everyone. I would really love to thank all the speakers, who are part of this episode, sharing their wonderful insights with all of us. Thank you so much, everyone. धन्यवाद।